नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार कुमावत, वरिष्ठ अध्यापक गणित। मेरे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये रखा गया है कि जो बोर्ड क्लास 10th है उसकी जो एग्ज़ाम परीक्षाएं है काफ़ी लेट हो चुकी है और ऐसे में बच्चों का जो पढ़ने का जो रूटीन था वो काफ़ी टूट चुका है। तो मेरा मानना है कि जब तक बच्चे एक बार पूरा सिलेबस नहीं कर लेंगे तब तक पार नहीं पड़ने वाली एग्ज़ाम में। इसलिए मैराथन क्लास के थ्रू, मैराथन क्लास का मतलब फटाफट हम मोस्ट पर्सन है हर चैप्टर के वो देख लेते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको वैदिक गणित के इंपॉर्टेंट पर्सन बताए थे और इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 2 जो वास्तविक संख्याओं वाला चैप्टर है उसके मोस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें इस चैप्टर में 3 नंबर के पर्सन आते हैं और मेरा मानना है कि लगभग हर बार इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, संख्याएँ बदल सकती हैं। तो आप एक बार वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को लिंक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, एक पर्सन यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है। निम्न दशमलव संख्या का प्रसार लिखिए और बताइए कि ये प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। पर्सन आपको साफ दिखाई दे रहा है। ये संख्या लिखी हुई है 13/125। आपको बताना है 13 में 125 का भाग देते हैं तो इसका प्रसार शांत प्रवृत्ति का होगा या अशांत प्रवृत्ति का होगा। देखो, शांत प्रवृत्ति का प्रसार कब आता है और अशांत प्रवृत्ति का प्रसार कब आता है। इधर मैं ये लाइन खींच के आपको एक रफ कार्य करके बता देता हूँ। किसी भी संख्या, ये अपना रफ कार्य है, यह आपको कॉपी के अंदर नहीं करना है, ये कॉपी के पृष्ठ के पीछे करना है। ये रफ कार्य इधर मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, जो भिन्न लिखी हुई है उस भिन्न का जो हर आता है, हर क्या है यहाँ पे 125 है। जो नीचे वाला जो मान होता है वो हर कहलाता है। तो यहाँ पे जो हर होता है उसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे निकल कर आएगी 5। 125 में हम 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। फिर से 25 में छोटी संख्या का भाग देंगे तो वो संख्या होगी 5। कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार। और फिर कितनी बार गया? 1 बार। तो यहाँ पे जो 125 आपका लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 की घात 3 इंटू में 2 की घात 0 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर 0 घात होती है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे 2 की घात 0 जो दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। और यहाँ पे 5 की घात 3 का मतलब ये 5 3 बार आया है। 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 की घात क्या बन गया? 3 बन गया। तो यदि किसी भिन्न में हर को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखें तो उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे आए? 5 की घात के रूप में और 2 की घात के रूप में आए। यानी कहने का मतलब 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में यदि हर के गुणनखंड होते हैं, यदि हर के गुणनखंड इस फॉर्म में होते हैं तो उसका प्रसार क्या होता है? शांत प्रवृत्ति का होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 125 का जो प्रसार था, अभाज्य गुणनखंड था, 125 के जो अभाज्य गुणनखंड थे वो कैसे आ रहे? 5 की घात 3 इंटू 2 की घात 0 के रूप में आ रहे, जो कि कौन सा फॉर्मेट है? 2 की घात n इंटू 5 की घात m वाला फॉर्मेट है। यहाँ पे m का मान 5 की पावर m है, यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया और यहाँ पे 2 की पावर क्या आ गई? 0 आ गई। तो ये वाला फॉर्मेट आने की वजह से इसका प्रसार कैसा हुआ? शांत प्रवृत्ति का हुआ। तो देखो, करोगे कैसे? यहाँ पे हल लगाते हैं हम। जिस प्रकार से आपको बोर्ड कॉपी में करना है वो ऐसे करना है जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। आप देख रहे हो जो भिन्न लिखी हुई है उसको हम ऐसे लिखेंगे 125। 13/125 है। 13/125 में जो हर है उसका प्रसार कर लेना। इधर अब कार्य में मैंने आपको करके बताया। तो 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 की घात 3 गुणा में 2 की घात 0। आप 2 की घात 0 को पहले भी लिख सकते हो और बाद में भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। यहाँ पे 13/वे में क्या बन गया? 5 की घात 3 इंटू 2 की घात 0। तो यहाँ पे जो हर है, यहाँ परिमेय संख्या, ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। यहाँ परिमेय संख्या का हर 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 3 के रूप में है। देखो, यहाँ परिमेय संख्या का हर 2 की घात 0 5 की घात 3 के रूप में है, जो कि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर
m का रूप है, इसलिए प्रसार क्या होगा, शांत प्रवृत्ति का होगा, शांत प्रवृत्ति का होगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको इसका अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और वो यदि अभाज्य गुणनखंड 5 की घात और 2 की घात के रूप में आते हैं, 5 की घात और 2 की घात के रूप में आते हैं, तो उस संख्या का प्रसार क्या होगा, शांत प्रवृत्ति का होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिख के बताया कि ये शांत प्रवृत्ति का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शांत प्रवृत्ति का होगा, ये हमारा आंसर हो गया, इसका शांत प्रवृत्ति का होगा क्या, अब वो देखना है। देखो यहाँ पे प्रसार भी बताना है, तो प्रसार बताने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है, 13/125 बराबर 13/, में 5 की घात 3 लिख दिया। अब प्रसार निकालना है तो हम क्या करेंगे, 13/, में 5 की घात 3, नीचे वाली संख्या को हम किस में बदलेंगे, 10 की पावर के रूप में बदलेंगे। तो 5 को किससे गुणा करें, 10 आ जाए, 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे कितनी घात है, 3 है, तो हम 2 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। दोस्तों क्या करेंगे, 2 की घात से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 13 गुणा में 8 हो गया, ये 8 बन गया ना ये वाला, और यहाँ पे 5 × 2 क्या बनता है, 10 बनता है, और दोनों के ऊपर 3 घात है, तो इसके ऊपर 3 घात लगा देंगे हम, आगे लिख देते हैं बराबर में। 13 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 104 आएगा, और बटे में क्या आया, 1000 आया। तो 3 छोड़कर आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है, तो ये बनेगा 0.104, यह आपका प्रसार हो गया, क्या हो गया, 0.104, ये आपका आंसर आ गया। इसका भाग देंगे, 13 में 125 का भाग देंगे तो ये आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप बड़ी आसानी से समझ पाए हो। यहाँ पे अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक शेयर करना ताकि उनका भी भला हो सके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करो कि 4 + √2 अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है 4 + √2 अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा है पूरे साल भर, मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। जो परिमेय संख्या होती है ना, उसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q का मतलब होता है p/q के रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। कोई सा भी एक फॉर्मेट आपने पढ़ रखा होगा। तो मान लेते हैं कि हम कोई भी संख्या होती है उसको कोई भी संख्या है जो परिमेय संख्या है उसको a/b के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे b का मान जो होता है वो 0 नहीं होता है कभी भी। यहाँ पे मैं रफ कार्य में बता रहा हूँ आपको, ये गोला करके इधर रफ कार्य बना रहा हूँ। कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसको p/q के रूप में लिखते हैं या a/b के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पे जो बटेवे में जो राशि होती है उसका मान 0 कभी भी नहीं आता, यानी कि b का मान यहाँ पे 0 नहीं है। a और b जो होते हैं वो पूर्णांक संख्याएं होती है, z में से ली जाती है। a और b का जो मान होता है वो z में से लिया जाता है। साथ ही जो a और b होती है ना, यहाँ पे a और b क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। साथ ही a और b जो होती है वो सहअभाज्य संख्या होती है। दोस्तों सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है इनका में से दोनों संख्या होगा, जो में से आएगा वो क्या होगा, 1 होगा, यानी कि इन दोनों का जो सर्वनिष्ठ जो गुणनखंड होगा वो 1 होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। हमें सिद्ध करना है, देखो 4 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले ये माथाफोड़ी हमने इसीलिए की है कि आपको ये चीज़ें समझ में आए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से आ सकता है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने हल लगा लिया है और हल स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है और हम मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। जस्ट उल्टा मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, माना 4 + √2 परिमेय संख्या है,
दोस्तों अब इसको 4 प्लस अंडर रूट 2 को मैंने परिमेय संख्या मान लिया है, परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो इसको a बटे बी के रूप में तो लिखा जा सकता है ना, इसको a बटे बी के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए 4 प्लस अंडर रूट 2 बराबर में ये लिख सकता हूँ, a बटे बी लिख सकता हूँ। ए और बी तो होंगे ना, दो पूर्णांक संख्या होगी हमारे पास। यहाँ पे बी का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है, बी 0 नहीं आ सकता कभी भी। ए और बी किस में से लिए गए हैं, यहाँ पे जेड में से लिए गए। ए और बी का मान क्या कहाँ से लिया गया है, जेड में से लिया गया है। और ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या है, जहाँ ए बी सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से आपको बोर्ड की कॉपी के अंदर करना है। अब देखो ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या है, बी का मान 0 नहीं है, ये सभी पूर्णांक संख्या है, जेड में से ली गई है। तो यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं हम, अंडर रूट 2 को तो इधर ही रख लिया मैंने, 4 को इस साइड पक्षांतरण कर लिया, तो 4 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ए बटे बी ऐसे की ऐसे है, और ये 4 इधर आके किसका बन गया, माइनस का बन गया जी। तो अंडर रूट 2 है बराबर में, आप एलसीएम लोगे यहाँ पे 1 मान के, तो बी ए माइनस 4b, तो ये क्या बनेगा, बी एलसीएम आ गया, लघुत्तम आ गया। बी में बी का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, ऐसे गुणा किया ए आ गया, फिर बी बार भाग जाएगा, 4b आ गया। दोस्तों यहाँ पे ये हमारे पास एक समीकरण बन गई है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। अंडर रूट 2 का मान आ चुका है a माइनस 4b बटे में b। यहाँ ए बी क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याएँ है, तो ए बी पूर्णांक संख्या है, तो a माइनस 4b भी क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। और ये b तो पूर्णांक है ही पहले से, तो दो पूर्णांक भिन्न के रूप में आ रहे, तो वो तो परिमेय संख्या बन गई। इसलिए a माइनस 4b बटे में b क्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो बताओ ये किसके बराबर है, अंडर रूट 2 के बराबर है ना। तो अंडर रूट 2 क्या हुआ, अंडर रूट 2 परिमेय है, परिमेय संख्या है। ऐसा थोड़ी हो सकता है, अंडर रूट 2 तो परिमेय संख्या बन ही नहीं सकती, क्योंकि हमने 3-4 परिमेय पढ़ रखी है। अंडर रूट 2 अपरिमेय होता है, अंडर रूट 3 अपरिमेय होता है, अंडर रूट 5 अपरिमेय होता है, अंडर रूट 7 अपरिमेय होता है। ये काफ़ी परिमेय आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी है। तो अंडर रूट 2 परिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास है, जो कि क्या है, विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब जो कि विरोधाभास है, यानी कि जो हमने ऊपर जो माना था 4 प्लस अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे हो गई प्रश्न में, तभी ये विरोधाभास आया है बच्चों। इसलिए हम कहेंगे कि जो ऊपर हमने जो माना था साहब वो गलत है। 4 प्लस अंडर रूट 2 परिमेय नहीं होगा, ये क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या है। 4 प्लस 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है मित्रों। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है। इस टाइप का प्रश्न डेफिनेट आएगा, एक ना एक। यहाँ पे संख्याएं बदल सकता है, करना आपको इसी तरीके से है। समझ में आया है, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है। और ये ना चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन विधि की सहायता से HCF ज्ञात करना। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है, ये एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाऊंगा मैं, 2 तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे स्टार लगा के, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात करना। नेक्स्ट क्या है हमारा, ज्ञात
करना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूक्लिड विभाजन विधि की सहायता से HCF ज्ञात करना। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। यूक्लिड विभाजन विधि होती क्या है, पहले हम इसके जिक्र कर लेते हैं, अच्छी तरीके से समझा पाऊँ मैं आपको। मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों। मैं आपके लिए लगातार प्रयासरत हूँ, मेरा बच्चा एक भी फेल नहीं हो, मैं ये आशा करता हूँ 10th क्लास में। देखो यूक्लिड विभाजन विधि क्या है, इसको अच्छी भली भांति समझ लेते हैं हम। दो संख्या है हमारे पास a और एक संख्या है b। ये दोनों ही क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या हैं। दोनों ही क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। यहाँ पे a का मान है वो बड़ा है, किससे, b से बड़ा है। a किससे बड़ा है भाई, b से बड़ा है। यदि ऐसा केस होता है तो दो संख्याएं विद्यमान होती है, देयर एग्जिस्ट। ये मैं गणितीय फॉर्म में लिख रहा हूँ बच्चों, आप घबराना मत। हिंदी में इसको हम ये बोल सकते हैं, विद्यमान होगी। देयर एग्जिस्ट Q और R बिलोंग्स टू N। N का Z प्लस कर सकते हैं यहाँ पे, Z प्लस का मतलब Q और R धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार से विद्यमान होंगे, सच दैट मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, सच दैट का मतलब इस प्रकार से विद्यमान होंगे। इस लाइन को समझना, यदि a का मान b से बड़ा है, यदि a का मान b से बड़ा है और a क्या है, धनात्मक संख्या है, तो दो संख्या q और r इस प्रकार से विद्यमान होती है कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। यहाँ पे r क्या है, q क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। r का जो मान है वो 0 होगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता, बड़ा हो सकता है। और b से क्या होगा, छोटा होगा, सदैव b से क्या होगा, छोटा होगा। दोस्तों ये कैसे बना, ये q और r कहाँ से आया, ये जिक्र हम करते हैं। इसमें देखो, a में आप b का भाग दे रहे हो, a के अंदर b का भाग दे रहे हो, तो कितनी बार भाग गया, वो तो आपका q है। और भाग जाने के बाद में शेषफल बचा, रिमाइंडर बोले तो वो क्या है, आपका r है। एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपके दिमाग की सभी डाउटें दूर करने वाला हूँ। देखो आप यहाँ पे जैसे मैं 23 ले रहा हूँ, a की जगह 23 ले रहा हूँ, और यहाँ पे b की जगह मैं 7 ले रहा हूँ, ले सकते हैं ना। यहाँ पे 7 और 23 धनात्मक पूर्णांक संख्या है, 7 और 23 धनात्मक पूर्णांक संख्या है, 23 7 से बड़ा है, तो यहाँ पे 23 लिखेंगे। a की जगह क्या आ गया, 23 आ गया। b की जगह क्या आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा। b की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 7 का भाग दे लो 23 में, 7 का भाग दो 23 में, कितनी बार जाएगा, 7 × 21। कितनी बार भाग गया भाई, 3 बार। तो ये 3 क्या हो गया, q का मान हो गया, प्लस शेषफल कितना बचा, 7 × 21, और यहाँ पे क्या है, 23 है, तो शेषफल क्या बच गया भाई, 2 बच गया ना, तो यहाँ पे 2 लिख दो। तो ये तो आपका a बना था, ये तो क्या है, आपका a है, ये आपका क्या है भाई, b है, ये आपका क्या है, q है जी, और ये आपका क्या है, r है। इस प्रकार से ये यूक्लिड विभाजन विधि इस प्रश्न में काम में आने वाली है HCF में, और ये प्रश्न इसी विधि पर आधारित है, पूरा का पूरा इसी विधि पर आधारित है। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी यूक्लिड विभाजन विधि। अब इस विधि की सहायता से एक प्रश्न पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन आपको साफ दिख रहा है, 210 और 55 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन विधि की सहायता से। यहाँ पे 210 जो बड़ी संख्या है वो a है, और जो छोटी संख्या आपको दिख रही है वो b है। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि a जो है वो बड़ी संख्या होगी और b होगा वो क्या होगी, छोटी संख्या होगी। a और b को पहचानना आपको आ गया है, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा इस प्रश्न को हल करने में। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में इस प्रश्न को हल करेंगे। आसान लैंग्वेज के अंदर, सरल लैंग्वेज के अंदर इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखो हमने पढ़ा था, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, a > b होता है। ये कौन सी पर में है, यूक्लिड विभाजन विधि। यदि a > b है देन यानी कि तब q और r इस प्रकार से विद्यमान होते हैं, इस प्रकार विद्यमान होंगे कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, और r का मान होगा वो
0 से बड़ा होगा और 20 से छोटा होगा। ये तो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे 210 बड़ा है भाई, 210 बड़ा है ना किससे, 55 से। तो ये तो आपका क्या बन गया, ए बन गया, और ये क्या बन गया आपका, बी बन गया। समझाने के लिए मैं आप लिख सकता हूँ यहाँ पे ये आपका ए है, बारीक सा लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये आपका बी है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे लिखना नहीं है, ए और बी बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको यही करना है कि 210 बड़ा है, 55 छोटा है। ये नंबर 1 स्टेप, ये स्टेप वाइज स्टेप करेंगे। ये पहली स्टेप चल रही है। तो 210 और 55 के लिए हम यूक्लिड विभाजन विधि लगाएंगे। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन विधि क्या बनेगी भाई, 210 बराबर 210 बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 55। यानी कि 210 के अंदर हम 55 का भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार भाग जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, 45 बचेगा। तो देखो यहाँ पे 55 में 3 का भाग देंगे तब कितना आता है। मैं आपको इधर रफ कार्य करके बता रहा हूँ इस कैलकुलेशन का। 55 इंटू 3 करके देखोगे आप कितना आएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 165 आ रहा है ना। 165 यहाँ पे क्या है, 210 है, तो 210 में से 165 घटाओगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। तो ये 45 क्या हो गया, शेषफल। और यहाँ पे 3 बार भाग जा रहा था तो यहाँ पे 3 लिख दिया। यदि शेषफल 0 आ गया, यदि शेषफल यहाँ पे क्या आ जाए, 0 आ जाता तो उत्तर क्या बन जाता, 55 बन जाता। यदि शेषफल 0 आ जाता है तो उत्तर क्या बन जाएगा, ये बी वाला जो ऑप्शन है, ये बी था ना, वही क्या होगा, अपना HCF होगा। तो यहाँ पे 0 नहीं आया शेषफल, तो यहाँ पे नंबर 2 लगाएंगे, स्टेप पुनः स्टार्ट करेंगे। शेषफल क्या आ रहा है यहाँ पे, शेषफल 45 आ रहा है, तो वो 0 के बराबर नहीं है। शेषफल 45 आ रहा है जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए अब देखो ये 0 के बराबर आ जाता तो उत्तर क्या हो जाता, 55 हो जाता। HCF क्या बन जाता, 55। यदि 0 नहीं आता है तो क्या करें, 0 नहीं आता है तो परमेय किस पे लगेगी भाई, परमेय लगेगी इस बी पे और किस पे, आर पे। बी पे और आर पे क्या फिर से परमेय लगानी है। तो यहाँ पे जो छोटी संख्या है ना वो क्या कहलाएगी आपकी, यहाँ पे ये वाली छोटी संख्या है ना वो क्या होगी, भाज्यक होगी, और ये क्या बन जाएगी, भाज्य। यानी आप तो केवल इतना याद रखो, 55 और 45 पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर, इस पर वापस प्रमेय लगा दो, इस पे और इस पे, ठीक है। वापस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे कौन बड़ा है भाई, 55 बड़ा है, 45 छोटा है। 55 बड़ा, 45 छोटा, ये तो साफ आपको नज़र आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा बराबर 55। यहाँ पे क्या आएगा, 45 आएगा। 45 में कितनी बार भाग जाता है भाई, 55 में 45 का कितनी बार भाग जाता है, 1 बार जाता है। शेषफल क्या बचेगा भाई, शेषफल क्या बचने वाला है, 10 बचने वाला है। तो अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे, नंबर 3 करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे शेषफल 10 आया जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए अब किस किस पे प्रमेय लगेगी, 45 और 10 पे प्रमेय लगेगी ना। पुनः 45 कोमा 10 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर, पुनः इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे हम। ये क्या बनेगा भाई, देखो दो 45 बड़ा है यहाँ पे और 10 क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे आया 45 बराबर 45 में 10 का भाग दो भाई, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। शेषफल क्या बचेगा, 5। ये लो जी, शेषफल फिर से 0 नहीं आया। तो यहाँ पे आप लिखोगे शेषफल नंबर 4 हो गई ना, ये नंबर 4 वाली स्टेप चल रही है। शेषफल 5 जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए पुनः किस किस पे प्रमेय लगेगी, इस पे और इस पे प्रमेय लगेगी। 10,5 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर
पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा दो। भाई इसमें बहुत ही आसान प्रश्न है ये, तो ऐसे ही चलता रहेगा। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो ये एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 बड़ा है भाई, 5 छोटा है, तो ये समाप्त भी हो गया जी। ये तो मज़ा आ गया इस बार तो। 10 यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी 5 लिखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 5 है, इसको समझ लेना। ये क्या है, 5। 10 बड़ा है, 5 छोटा है। 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। और शेषफल क्या बचा, 0। तो अब ऐसा कैसा जाता है, तो यहाँ पे b का मान क्या है, 5 है। तो ये 5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब जो 0 आ गया ना, ये शेषफल 0 आ गया, तो आंसर क्या हो गया, 5 जो यहाँ पे भाजक था b था, वही क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, में शेषफल r बराबर 0 है, इसलिए 210,55 का 210,55 का HCF 5 होगा। HCF क्या होगा, 5 होगा। ये वाला 5 क्या होगा, 5 कहाँ से मिला आपको, यहाँ से। ये क्या है, b का मान है। क्या है, b का मान है। आप ऊपर जो हमने किया था अभी, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखी थी, ये वाली आपको दिखाई दे रही होगी। यदि r का मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो ये b होता है ना, ये क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है आपका। ये b क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। यदि शेषफल 0 आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। प्रश्न को हम इस विधि की सहायता से भी कर सकते हैं। बहुत आसान विधि है, समझने लायक विधि है, और उससे भी सरल तरीका है। वैसे वो तरीका यूक्लिड विभाजन विधि पर आधारित था, और ये भी उसी विधि पर आधारित है। ये भाग की सहायता से मैं कर रहा हूँ इस प्रश्न को। देखो यहाँ पे 210 और 55 का हमें क्या निकालना था, HCF निकालना था। जो बड़ी संख्या होगी यहाँ पे भाग वाले ब्रैकेट के अंदर लिखनी है, और छोटी संख्या को बाहर लिखना है। 55 में भाग दे लो भाई, 55 का भाग दे लो। 210 में कितनी बार भाग जाने वाला है, यहाँ पे 210 में 55 का भाग कितनी बार जाएगा, वो जितनी बार जाए वो इधर लिखो, 3 बार जाएगा। और 3 बार भाग देंगे तो कितना आएगा, 165 आएगा। क्या आएगा, 165 आएगा। शेषफल क्या बचने वाला है भाई, यहाँ पे शेषफल बचेगा 45। क्या बच रहा है, 45 बच रहा है। यदि ये 0 आ जाता, ये 0 45 की जगह क्या आ जाता, 0 आ जाता, तो उत्तर क्या बन जाता, 55 बन जाता। अब 0 नहीं आया ना, अब हमारे शेषफल ये हैं, तो अब इस पे और इस पे क्या लगेगी, फिर से प्रमेय लगेगी। 55 और 45 पे फिर से प्रमेय लगेगी। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 45 है। तो 45 का भाग देंगे किसके अंदर, 55 के अंदर। यहाँ 55 उतार लेंगे, ये वाला 55 यहाँ उतार लेंगे। कितनी बार भाग जाएगा इसमें, 55 में कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार भाग जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 45 आएगा। घटाओ भाई, कितना आया जी, 10 आया। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया। यदि यहाँ पे 0 आ जाता तो उत्तर क्या बन जाता, 45 बन जाता, परंतु 0 नहीं आया। तो प्रमेय किस किस पे लगेगी, 10 और 45 पे लगेगी ना। तो 45 बड़ा है, तो बड़ी संख्या ब्रैकेट में लिखेंगे भाग वाले में। भाग 2 इसमें कितनी बार जा रहा है भाई, 4 बार जा रहा है, 40 आएगा। तो शेषफल कितना आया भाई, 5 आया। देखो 5, अभी भी 0 नहीं आया ना, शेषफल 5 आ गया। यदि 0 आ जाता तो उत्तर क्या बन जाता, 10 बन जाता। तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, इस पे और इस पे प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे 10 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। कितनी बार भाग गया भाई, 2 बार गया। कितनी आएगा, 10 आएगा। और शेषफल क्या बचा अब, 0। शेषफल 0 आ गया, मौज हो गई भाई। शेषफल 0 आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, HCF क्या होगा, 55 और 210 का HCF क्या होगा, ये वाला होगा। तो शेषफल क्या आ गया, शेषफल r बराबर 0 है, इसलिए 55, 210 का HCF क्या होगा, 5 होगा। 5 होगा, ये करेक्ट आंसर आ गया। यहाँ से आप उत्तर देख के लिख सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों आप एग्जाम में। यदि आपको वो तरीका नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगला वीडियो में बहुपद का बनाऊंगा, उसमें 5 क्वेश्चन लेंगे और 5 क्वेश्चन हम में से आने की संभावना पूरी बनेगी। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को यदि लाइक एवं
दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं बहुपद और दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेखी विधि से हल के साथ में हम समांतर श्रेणी भी लेने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से 3 चैप्टरों का एक साथ वीडियो बनाएंगे, क्योंकि समय काफ़ी कम है हमारे पास। तो मोस्ट पर्सन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से है, और आपके लगभग जो 15-20 नंबर का जो मैटर है 3 चैप्टरों का, वो उस वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।